फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और लेफ्ट पार्टियों से सीपीएम और सीपीआई भी इस याचिका का हिस्सा थी। तो अब आप सोच लीजिए कौन सी पार्टी बची है। सारे के सारे जो भी विपक्षी दल हैं वो सब के सब एक साथ आ गए। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इतना बड़ा मुद्दा इससे पहले कभी आया होगा जब सारे विपक्षी दल इस तरह एक साथ मिलकर एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए होंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे ने इन सारे विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है और इन विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जो बातें कही हैं वो जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले इस याचिका में विपक्ष के इन तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं और इस कार्रवाई के पीछे केंद्र सरकार का दबाव है। इसके लिए इन पार्टियों ने अपनी याचिका में कुछ आंकड़े भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए। क्या आंकड़े हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इन आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच जब भारत में यूपीए की सरकार थी उस समय ईडी ने कुल मिलाकर 26 नेताओं के खिलाफ जांच की थी, जिनमें तब सिर्फ 14 नेता ही विपक्ष के थे और बाकी के 12 नेता सत्तारूढ़ पार्टियों से थे। इसी तरह सीबीआई ने भी यूपीए की सरकार के दौरान कुल 72 नेताओं के खिलाफ जांच की, जिनमें सिर्फ 43 नेता विपक्ष के थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों की शिकायत यह है कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और जब से ये सरकार में नरेंद्र मोदी आए हैं तब से सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां केवल और केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही हैं। और इसी याचिका में यह बताया गया है कि 2014 के बाद से अब तक सीबीआई और ईडी कुल मिलाकर 245 नेताओं के खिलाफ अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 233 नेता विपक्षी दलों के नेता हैं। यानी विपक्ष ये कह रहा है कि पहले ये एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर भी कार्रवाई करती थी और सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं पर भी कार्रवाई होती थी, समान रूप से कार्रवाई होती थी। लेकिन अब सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है और यह सब राजनीतिक कारणों की वजह से हो रहा है। हालांकि यह पक्ष इन विपक्षी दलों का है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि पहले इन जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब ये एजेंसियां खुलकर कार्रवाई कर पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध के मामलों में कार्रवाई पार्टी देखकर नहीं की जा सकती और ना ही ऐसा होना चाहिए। और आप ये भी सोचिए, अगर भ्रष्टाचार के आरोप विपक्षी नेताओं पर ही लग रहे हैं तो क्या जांच एजेंसियां ये सोचकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें कि आरोपी नेता विपक्ष से है इसलिए उनकी कार्रवाई को निष्पक्ष नहीं माना जाएगा। यानी ये सोचकर रह जाएं कि लोग क्या कहेंगे, आरोप क्या लगेंगे। हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र और सत्य की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये तमाम विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट से असल में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से बचने के लिए अपने लिए एक स्पेशल डिस्काउंट मांग रहे थे। इन सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से 4 मांगे की हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप देश के आम नागरिक हैं। और देखिए कैसे ये नेता ये चाहते हैं कि इन्हें आम नागरिक की तरह ट्रीट ना किया जाए, इन्हें यहां पर भी वीआईपी डिस्काउंट मिले। तो 4 मांगे इन्होंने की हैं। पहली मांग ये कि जब तक किसी विपक्षी नेता के खिलाफ शारीरिक हिंसा से जुड़ा कोई मामला ना हो तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी विपक्षी नेता ने कोई घोटाला किया भी है तो उसे गिरफ्तारी से डिस्काउंट मिलना चाहिए। घोटाले वगैरह के जो मामले हैं इसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए नेताओं की। दूसरा, गिरफ्तारी और रिमांड के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाया जाए। अब ये जो ट्रिपल टेस्ट है ये क्या है? ट्रिपल टेस्ट ये कहता है कि किसी भी नेता को तभी गिरफ्तार करना चाहिए जब उसके विदेश भागने की आशंका हो या उससे यह डर हो कि वो बाहर रहकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या अपने मुकदमे से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकता है। यानी ये 3 टेस्ट ऐसे हैं, अगर इन तीनों में पास हो जाता है नेता, अगर लगता है कि नेता ये सब काम कर सकता है तब तो उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेता बहुत बड़े परिवार का है, शरीफ आदमी है और इस केस को प्रभावित करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा तो फिर उसे गिरफ्तार ना किया जाए, फिर उसे बाहर ही रहने दिया जाए। तीसरी मांग इसमें यह थी कि गिरफ्तार करने वाले नेताओं को जेल भेजने की बजाय उन्हें जमानत दी जानी चाहिए
और चौथी मांग ये कि ऐसे मामलों में जो गिरफ्तारी होती हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को अलग से गाइडलाइंस बनानी चाहिए और इन सभी मामलों में न्याय के उस सिद्धांत का पालन होना चाहिए जो कहता है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित नहीं होता तब तक वो बेकसूर ही माना जाएगा। लेकिन विरोधाभास देखिए कि अपने मामलों में तो ये विपक्षी दल अदालत में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी के मामले में इन्हीं दलों ने सरकार को और प्रधानमंत्री को बिना किसी अदालत में हुए ट्रायल या जांच के पहले ही दोषी घोषित कर दिया है। और यहाँ बात सिर्फ गौतम अडानी की नहीं है, हम यहाँ पर गौतम अडानी की कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको बस ये बता रहे हैं कि इस मामले में अभी तक कोई जांच नहीं हुई, जो जांच हो रही है उसका नतीजा नहीं आया, लेकिन अभी तक विपक्षी दलों ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, राफेल के मामले में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बिना किसी अदालत के आदेश के आए, बिना किसी जांच के चौकीदार चोर है का नारा पहले ही लगा दिया था। लेकिन क्या यह नारा किसी अदालत ने दिया था? क्या किसी अदालत में यह बात साबित हुई थी कि चौकीदार चोर है? सुप्रीम कोर्ट ने तो राफेल की डील के मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों ने इससे पहले ही मोदी सरकार को दोषी करार दे दिया था और कह दिया था कि चौकीदार ही चोर है। बाद में राहुल गांधी को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी। आज इस याचिका की एक कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या लिखा है आज मैं आपको वो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की और इस दौरान अदालत ने 4 बड़ी बातें कही। पहली बात, अदालत ने सबसे पहले यह सवाल पूछा कि क्या इन विपक्षी नेताओं के खिलाफ कोई जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए और क्या हमारे देश के नेताओं के पास कोई विशेष अधिकार है। दूसरी बात अदालत ने कही कि नेता भी इसी देश के नागरिक होते हैं और इस देश में जो कानून बाकी लोगों के लिए है वही कानून नेताओं के लिए भी है और इसीलिए नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट अलग से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकता। तीसरी बात कोर्ट ने यह कही कि अगर विपक्ष को यह लगता है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से उसका महत्व कम हो रहा है तो इस समस्या का इलाज विपक्ष को राजनीति में ढूंढना चाहिए, ना कि अदालतों में। और चौथी बात यह कि इस मामले में विपक्षी दलों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे, जिन्हें अदालत ने यह सुझाव दिया कि उन्हें यह मुद्दा कोर्ट में नहीं बल्कि संसद में उठाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, देश के सबसे महंगे वकीलों में से हैं और एक केस की सुनवाई के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। और सोचिए, ये जो पार्टियां खुद को गरीबों का मसीहा बताती हैं, अगर आप इन सब पार्टियों के जो नाम हैं अगर आप सुनेंगे तो ये सारी पार्टियां वो हैं जो गरीबी को मुद्दा बनाकर बनी हैं। इन सारी पार्टियों के नेता वो हैं जो अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं, पिछड़ों का नेता कहते हैं, किसानों का नेता कहते हैं, अपने आप को समाजवादी कहते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के उत्थान के लिए राजनीति में आए हैं। तमाम नेता वही हैं अगर आप देखेंगे तो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी आपने देखा होगा हवाई चप्पल पहनती हैं, सूती साड़ी पहनती हैं। आम आदमी पार्टी हो, वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सरकार में आई थी, राजनीति में आई थी, ये कहते हुए कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही, ये कहने के लिए नहीं जा रही कि भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। भ्रष्टाचार के मामलों में अपने नेताओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। और सोचिए, सारी पार्टियां जो अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी आप देख लीजिए, ये सब पार्टियां एक ऐसे वकील को एंगेज करती हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को, जिसकी फीस करोड़ों रुपए में है। और आज बड़ा सवाल इन सारे नेताओं से यह पूछना चाहिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने या तो ये पूरा मामला मुफ्त में लड़ा होगा, यानी ये पूरी जो तैयारी हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं इस अदालत में, या तो वो ये कह दें कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। और अगर उन्होंने अपनी रेगुलर फीस ली है जो कि लाखों करोड़ों में होती है, तब हम इनसे ये पूछना चाहेंगे, इन सारे नेताओं से, कि इन सारे नेताओं के पास अभिषेक मनु सिंघवी की फीस देने के लिए ये पैसा कहां से आया है? क्या ये पैसा ये नेता अपनी जेब से दे रहे हैं
या अपनी पार्टी के फंड से दे रहे हैं? पार्टी के फंड में भी ये पैसा कहां से आया है? और अभिषेक मनु सिंघवी को आज की इस मामले में अपीयर होने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए ये पैसा किसने दिया और वो पैसा कहां से आया, जो कि बहुत बड़ी रकम रही होगी। अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के सबसे महंगे वकील हैं। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद आज अभिषेक मनु सिंघवी ने विपक्षी दलों की इस याचिका को वापस ले लिया और कहा कि जब उनके पास मजबूत तथ्य होंगे तब वो इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट आएंगे। All cases involve opposition leaders as far as the political sphere is concerned. That, according to us, skews democracy, makes democracy one-sided and lopsided, and that in turn affects negatively basic structure. भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। जांच में सहयोग करें और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि याचिका की कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं, अब मुझे मिल गई है याचिका की कॉपी। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सिनॉप्सिस इसका तैयार किया, बड़ा अच्छा तैयार किया। वकील तो वो बहुत अच्छे हैं ही। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी दलील नहीं सुनी और उन्हें अपना ये केस वापस लेना पड़ा, याचिका वापस लेनी पड़ी। लेकिन देखिए वो क्या कहते हैं। कह रहे हैं, अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट अ सिचुएशन ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इज प्रिवेलिंग विद इन द कंट्री विद इंसिडेंट्स ऑफ wanton अरेस्ट ऑफ बोथ ऑपोजिशन पॉलिटिकल फिगर्स एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स रिकॉर्डिंग एन अलार्मिंग राइज। यानी भ्रष्टाचार के मामलों में जिस तरह से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और आम लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, इसमें बहुत वृद्धि हो गई है। तो अगर एजेंसियां काम कर रही हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही हैं जिनको पहले नहीं पकड़ा जाता था, तो इसमें बुराई क्या है? इसके बाद वो कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़कर भी बता दिया, अरेस्ट मे नॉट बी जस्टिफाइड ऑन स्पेशियस ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। और फिर उन्होंने ये सारी कंडीशंस रखी हैं जिसके बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं। आपको याद होगा, सूरत की अदालत ने जब राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए और उनके मामलों में कम से कम कार्रवाई, कम से कम सजा सुनाई जानी चाहिए थी जज द्वारा। तब कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा था कि जज को सजा सुनाने से पहले यह देखना चाहिए था कि वो किसके लिए सजा सुना रहा है, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि ये किस परिवार से आता है, इन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है, और जज को ये पता होना चाहिए था कि ये गांधी परिवार है और उस हिसाब से फिर कम से कम सजा देनी चाहिए थी। यानी गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। और यही बात विपक्ष के तमाम नेता आज इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए, बाकी किसी को भी अरेस्ट कर लो, बस हमें अरेस्ट मत करो। और यही मांग आज ये विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में बाकी नेताओं के लिए कर रहे थे, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और जो लोग इनके वोटर हैं, जो इन नेताओं को, इन पार्टियों को वोट देते हैं, आज उन वोटर्स को जरूर देखना चाहिए कि उनके जो हीरो हैं, उनके जो जननायक हैं, जिन्हें वो वोट देते हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे बचने के लिए पहुंच गए और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नेताओं को एक अलग से डिस्काउंट दे। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, सेंटेंस में, कन्विक्शन में नहीं। जब आप कन्विक्ट करते हो तो उसमें किसी परिवार या किसी की पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती, अपराध देखा जाता है। पर जब आप सजा देते हो तो उसमें आदमी का चाल चलन, आदमी का स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब मान लीजिए कोई शिक्षक है, फंस गया है किसी तरीके से 302 में, तो आप उसे डेथ सेंटेंस नहीं दोगे, वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। तो इसमें सजा देने में राहुल गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि, राहुल गांधी की पृष्ठभूमि, सबका आकलन होना चाहिए था। ये मैक्सिमम का नहीं था, मिनिमम का था।
मिनिमम के बाद भी आप मुझे बता दो अपनी याददाश्त में क्या कोई केस आपने सुना जिसमें इसमें 2 साल की सजा हुई हो? तो अब आप देख लीजिए कि ये इसी देश के नेता हैं जो कह रहे हैं कि नेताओं के लिए अलग कानून होना चाहिए और उन्हें किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी से बचाए। अब आप ये समझिए कि इस पूरे घटनाक्रम के मायने क्या है, इसका विश्लेषण क्या है। पहला, इस याचिका के वापस होने से भ्रष्टाचार में फंसे विपक्षी नेताओं की आखिरी उम्मीद भी आज समाप्त हो गई। आज वो समझ गए होंगे कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, विपक्ष के ये नेता ईडी और सीबीआई से बचने के लिए एक साथ तो आ गए और वो भी इतनी जल्दी आ गए, लेकिन ये एकता ना तो अदालत में काम आ रही है और ना ही देश की राजनीति में काम आ रही है। आज ये विपक्षी दल संसद में भी अल्पमत में है, जहां ये एकजुट होकर भी किसी मुद्दे को उठा नहीं पाते, और अदालतों में भी अब इनकी ये एकता काम नहीं आ रही है। असल में हमारे देश के विपक्षी नेताओं को ऐसा लगता है कि जब ये एक साथ धरने पर बैठते हैं या एक साथ एक मंच पर आकर रैली करते हैं या फोटो खिंचवाते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़कर ऊपर करके, तो उसका बड़ा असर होता है और वो विपक्षी एकता देखकर जनता भी प्रभावित हो जाती है और अदालतें भी प्रभावित हो जाएंगी कि इतने सारे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी पार्टियों के एक साथ अगर अदालत में आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ बात होगी। लेकिन ये एकता काम नहीं आई। तीसरी बात, आज ये बात भी साबित हो गई कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए ही अलग कानून चाहते हैं और विपक्षी दलों ने ऐसा करके बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है और जनता को यह बता दिया है कि वो अपनी गिरफ्तारी से डरे हुए हैं, ये डरपोक नेता हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में ये डर गए हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि अगर भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं जिनसे इन्हें इतना डर लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति होता है, अगर उस पर झूठा आरोप भी लगता है तो वो निर्भय होकर कहता है कि आपको जो करना है कर लो, मैं ईमानदार हूं और अदालत मुझे क्लीन चिट देगी। लेकिन ऐसा विश्वास इन नेताओं में नजर नहीं आ रहा। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जांच एजेंसियों का मनोबल बहुत बढ़ेगा और जांच एजेंसियां अब और भी प्रमुखता से कार्रवाई कर पाएंगी। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री सीबीआई के कॉन्फ्रेंस में गए थे। हमने तब आपको उनका बयान भी सुनाया था और तब सीबीआई के अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है और वो खुलकर निडर होकर देश के किसी भी बड़े से बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो बयान होगा तो वो बयान आपको दोबारा से मैं सुनवाऊंगा कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे सीबीआई के और जांच एजेंसियों के जो बड़े बड़े अफसर हैं, अपना ये बयान देकर उन्होंने सबका मनोबल बढ़ाया। आज हमारा भी आपसे एक सवाल है और वो ये कि आज आपको ये तय करना है कि क्या किसी विपक्षी नेता को इसलिए भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से राहत मिलनी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में है, और अगर ऐसा होता है तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में हैं, तो हमारा कहना है कि इस देश की अदालतें तो दबाव में नहीं हैं। जांच एजेंसियां हो सकता है दबाव में होंगी अगर एक बार को मान भी लिया जाए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है? और अगर अदालतों से इन नेताओं को राहत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या लगाया जाए? इसका मतलब यह है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां सही रास्ते पर काम कर रही हैं और उन्होंने सही जगह पर चोट की है। और अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही, इसके अलावा जो दूसरे मंत्री हैं या दूसरे जो नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी आसानी से बेल नहीं मिली। वो भी लंबे समय तक या तो अभी भी जेल में ही हैं या लंबे समय के बाद जेल से बाहर निकल कर आए हैं। तो हो सकता है जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही होंगी, लेकिन अदालतें तो दबाव में काम नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट तो दबाव में काम नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें राहत क्यों नहीं दी? इसलिए आज इन पार्टियों के लिए एक बड़ा निराशा का दिन है, क्योंकि अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है बचने का, और वो रास्ता यह है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें ये सारे विपक्षी दल मिलकर बहुमत ले लें, अपनी सरकार बना लें, और जब देश में इनकी सरकार बन जाएगी, जब देश में इनका अपना प्रधानमंत्री बन जाएगा, उस दिन
ये जांच एजेंसियों से कहकर अपने खिलाफ होने वाले ये सारे मामलों को बंद करा सकते हैं, सब मामलों को डस्टबिन में फेंक सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो इन्हें जांच का सामना करना ही पड़ेगा। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि अब इन्हें अपनी ही सरकार बनानी पड़ेगी, अपना ही प्रधानमंत्री लाना पड़ेगा, और फिर वो प्रधानमंत्री इन सारी जांचों को, इन सारी इंक्वायरीज को बंद करेगा और कहेगा कि हम अपने किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाते हैं जो आज आपको फिर से बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बयान अगले 1 साल में हमारे देश की राजनीति की दिशा को स्पष्ट करेगा। और आपको ये बयान जो आज इसके मायने समझने होंगे, और इस बयान में भविष्य की एक झलक आपको दिखाई देगी। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो हमारे देश के लोगों को असल में नेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े एसयूवीज में, बड़े बड़े बंगलों में और बहुत शानदार लाइफस्टाइल में जीते हुए देखने की आदत हमारे देश की जनता को पड़ चुकी है। वो तमाम नेता जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, गरीबों का मसीहा कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने तो गरीबों के लिए ही राजनीति में प्रवेश किया है, आज उन सब को हमारे देश के नेता लार्जर देन लाइफ इमेज में देखने के आदी हो चुके हैं। अब जब कोई नेता बहुत महंगी गाड़ी में जाता है, उसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होता है, उसके पास बहुत पैसा देखते हैं लोग, तो लोगों को बुरा नहीं लगता, आदत सी पड़ चुकी है। लेकिन आप सोचिए, ये सारा पैसा इन नेताओं के पास कहाँ से आया होगा? भ्रष्टाचार के अलावा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। आज ये नेता जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जितना पैसा ये खर्च करते हैं, वो पैसा असल में कहाँ से आ रहा है? वो इसी देश की जनता का पैसा है। अब ये पूरा इकोसिस्टम बदलने वाला है, और जैसा मैं आपको कह रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। और आप देखिएगा आने वाले 1 साल में जो कुछ होने वाला है, अभी जांच एजेंसियों को जिस तरह का फ्री हैंड मिला है, उससे हमारे देश की भावी राजनीति की दिशा तय होगी। और अब ये दिशा हमेशा के लिए, दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे। और यही बात, यही हिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन सीबीआई की इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश को दे रहे थे। आप देखिएगा अब आने वाले 1 साल में क्या क्या होता है। अब हम आपको दिल्ली में हो रहे शिक्षा के एक नए स्कैम के बारे में बताएंगे। स्कैम और घोटालों की आपको आदत पड़ चुकी है, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां शिक्षा में ही एक स्कैम हुआ है, शिक्षा में ही घोटाला हुआ है। और यह स्कैम उन रिजल्ट्स के बारे में है जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 4 लाख छात्र 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1.5 लाख छात्र इस बार की परीक्षाओं में फेल हो गए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के स्कूलों के बारे में सरकार कहती है, राज्य सरकार, की ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है। फिर 1.5 लाख बच्चे 9वीं और 11वीं के फेल कैसे हो गए? आज बड़ा सवाल ये है। इनमें 9वीं कक्षा का रिजल्ट लगभग 60% रहा
और 11वीं कक्षा का रिजल्ट लगभग 70% रहा। यानी 11वीं में इस हिसाब से औसत निकालें तो 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 35% छात्र दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले फेल हो गए। और यही दिल्ली सरकार का असली शिक्षा मॉडल है, जिसकी अब पोल खुल गई है और सरकार चाहती है कि ये बात बाहर किसी को पता ना लग जाए। दिल्ली में पिछले 3 वर्षों से सरकारी स्कूलों का यही रिजल्ट लगभग 80% हुआ करता था। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने लगातार पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया और कहा कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत पूरी तरह बदल दी है और दिल्ली के स्कूल शिक्षा के मामले में आज पश्चिमी देशों के शिक्षा मॉडल को भी टक्कर दे रहे हैं। दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं वो वर्ल्ड क्लास स्कूल बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस रिजल्ट का दिल्ली की सरकार ने प्रचार किया वो रिजल्ट उन वर्षों का था जब कोविड की वजह से छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी थी। लेकिन अब जब छात्रों को स्कूल जाकर परीक्षाएं देनी पड़ी तो दिल्ली का यह शिक्षा मॉडल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। इसकी कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई। हमारी टीम जब आज इस खबर से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा कर रही थी तो इस दौरान हमें कुछ छात्रों की आंसर शीट्स मिली, जिससे यह पता चलता है कि जो छात्र दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनमें से बहुत सारे छात्रों को हिंदी में एक सेंटेंस लिखना भी नहीं आता, हिंदी भाषा लिखनी भी ठीक से नहीं आती। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंसर शीट्स खाली छोड़ दी या फिर अपनी आंसर शीट में प्रश्न लिखकर ही छोड़ दिए ताकि प्रश्न लिखने के ही उन्हें कुछ अंक मिल जाए। यानी सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए, उसका जवाब नहीं लिखा। मैं कुछ आज लेकर आया हूं आंसर शीट्स, आपकी स्क्रीन पर भी है। आप देख सकते हैं जब इन आंसर शीट्स को चेक किया गया तो बहुत सारे बच्चों को 80 में से 2 नंबर मिले, किसी को 80 में से 4 नंबर मिले, जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। और इसके अलावा कुछ छात्रों को पास करने के लिए बाद में अलग से नंबर जोड़ दिए गए। जैसे इस आंसर शीट में एक छात्र के 80 में से 22 नंबर आए थे, लेकिन बाद में इसमें 1.5 नंबर अलग से जोड़े गए ताकि इस छात्र को पास किया जा सके। उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। पहले 22 नंबर आए हैं, फिर उसके बाद और नंबर जोड़े गए हैं और तब जाकर इस छात्र को पास किया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने 31 मार्च को खुद ये रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था। लेकिन जब सरकार को यह लगा कि ये रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पोल खुल रहे हैं तो इस रिजल्ट में संशोधन के लिए एक और सर्कुलर जारी किया गया और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को इन नतीजों की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा गया। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि वो इन नतीजों की इसलिए समीक्षा कर रही है ताकि रिजल्ट तैयार करते समय अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे सुधारा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो ऐसा करके शिक्षकों पर दबाव बना रही है और जो छात्र परीक्षाओं में फेल हुए हैं उन्हें पास करने के लिए इस रिजल्ट को बदला जा रहा है और इसलिए आज हम इसे मिलावटी रिजल्ट कहना चाहते हैं। आज 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये कि अगर इन छात्रों को सरकार अपनी राजनीति के लिए गलत तरीके से पास कर रही है तो ये छात्र आखिर भविष्य में क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। आप खुद सोचिए, जब इन छात्रों को कुछ आता ही नहीं है, इन्होंने कोई पढ़ाई ही नहीं की और ये योग्य ही नहीं होंगे तो ये देश के किस काम आएंगे, समाज में किस काम आएंगे। जब इन्हें भविष्य में कोई रोजगार दिया भी जाएगा तो ये क्या कर पाएंगे। नतीजा ये होगा इन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी और फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो बड़ी बात यह और सबसे चिंता की बात यह है कि 9वीं कक्षा बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होती है, क्योंकि 9वीं कक्षा में जो बच्चा पास होता है वो 10वीं कक्षा में जाता है और 10वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह 11वीं कक्षा के जो छात्र हैं पास होकर 12वीं कक्षा में जाते हैं और 12वीं कक्षा में भी बोर्ड की परीक्षा होती है और उस पर छात्र का भविष्य आधारित होता है। और इन दोनों कक्षाओं में ही अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं, इन कक्षाओं में अगर हालत ये है कि बच्चों को कुछ लिखना नहीं आता, तो आप सोचिए ये कितनी चिंताजनक बात है। मैं आज कॉपीज लेकर आया हूं। देखिए मेरे हाथ में एक कॉपी है आंसर शीट, 80 में से 2 नंबर मिले हैं इसे, ये देखिए। एक और लेकर आया हूं आपके लिए आंसर शीट। इसको
इस छात्र को 80 में से 3 नंबर मिले। ये दिल्ली के वर्ल्ड क्लास जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ये बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें मनीष सिसोदिया कहते थे कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं। एक और देख लीजिए, 6.5 नंबर 80 में से। एक और देखिए, 4 नंबर 80 में से 4 नंबर हैं। अब अगर केजरीवाल चाहें तो साबित कर दें कि यह आंसर शीट गलत है, इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो गलत हैं। अगला मेरे पास जो आंसर शीट है इसमें 80 में से 10.5 नंबर है। ये 80 में से 4 नंबर, जिसमें 1 नंबर और जोड़ा गया है फिर बाद में, और फिर इसे 5 नंबर कर दिया गया है। 80 में से 5 नंबर इस छात्र के हैं। अगला मेरे पास है 80 में से 7 नंबर। छात्रों के नाम मैं नहीं बता रहा हूं, किस स्कूल के हैं ये भी नहीं बता रहा हूं, वो उन छात्रों के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा सवाल आज ये है कि जिस दिल्ली में सरकार शिक्षा पर अपने बजट का सबसे ज्यादा 23.5% हिस्सा खर्च कर रही है,